Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार। नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज़। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। नहीं काय कुछ कर रहा था बड़ा मतलब सफेद हाँ नहीं उसे कोई दिक्कत हाँ ठीक है कोई दिक्कत अच्छा कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं कोई बात पंखा है चलिए सर बैठिए पहले ना मंजूर शाह की तो फोटो है लागे नहीं पूरा निकल जाए तो फिर बंद कर ए बेटा थोड़ा सा कुर्सी पीछे लेना बाबू आप अपना बेटा अपना फिर आगे कर लेना थोड़ा सा निकल देना सर अभी आप देख रहे हैं माननीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव जी ऐसे महामानव के चित्र पर माल्यार्पण कर रहे हैं जो माननीय स्वर्गीय सुनील बाबू का है। वो मेला कमेटी में के पूर्व अध्यक्ष हुआ करते थे और मेला कमेटी मेला के को सजाने में संवारने में उनका जो योगदान था उसी के उनका पिछले वर्ष देहावसान हो गया कोरोना के कारण, तो उन्हीं के चित्र पर माल्यार्पण कर रहे हैं। आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप उनको तालियों के साथ कम से कम श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए। हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके पहले मंजूर बाबू जो हम सब के बीच नहीं रहे, वो भी मेला कमेटी के अध्यक्ष थे और हमारे ही खुर्दा के सरपंच साहब जो चंद्रशेखर बाबू, एक समय खुर्दा ने 2-3 ऐसे शख्सियत को खोया जिनका खुर्दा, करवेली, विशाल और विशेष तौर पर कुमारखंड ब्लॉक में भी जिनका सामाजिक कार्यों में, जिनका किसी के भी गरीब और कमजोर तबके के पारिवारिक जीवन में एक अलग भूमिका थी, अलग छाप था। ऐसे लोग मैक बंद करो, इसका मैक बंद करो, मैक बंद करवाइए, सर मैक बंद करवाइए। आप लोग बैठे, इसीलिए सब लोग बैठे। अध्यक्ष जी बैठे। मैं अपनी बात
शुरू करूं इसके लिए मैंने पहले कहा कि श्रद्धांजलि जो होती है वो कंप्लीट मौन से होती है। आपने पहले ही श्रद्धांजलि की बात रख दी। मैं बंद करवाइए, कौन क्यों बजा रहा है? वो पीछे बज रहा। अभी आपके बीच मुझे ये पता नहीं कि ये मेला क्यों लगती है, जबकि मैंने ये बात कई बार सोचा कि मेला का जो भूमिका है वो बिल्कुल अलग है। मैं 2-3 चीजों में कहना चाहूंगा। हम लोग बैठ जाए, हम पहले अंतःकरण और हृदय से, मन से सबसे पहले स्वर्गीय मंजूर बाबू जो मेरे पिता के मित्र भी थे और हमारे लिए पिता के समान भी थे, फिर मेला कमेटी के अध्यक्ष सुनील बाबू, फिर हमारे बड़े भाई और जो अब सबके बीच नहीं रहे सरपंच साहब के पति चंद्रशेखर बाबू। हम हृदय से ऐसे शख्सियत के प्रति आप सब जो मन पर हमारे सम्मानित नेता हैं, मैं सबका नाम लूंगा उसमें काफी देर हो जाएगी। सभी अपने आप में एक शख्सियत है। कोई मुखिया जी हैं, कई मुखिया जी, प्रमुख साहब, पूर्व प्रमुख साहब, पूर्व मुखिया, जिला पार्षद, सरपंच साहब, कई सम्मानित लोग यहाँ हैं और हमारे परिवार के बड़े भाई, कई सम्मानित बाहर के लोग भी, हमारे नेता मोहन मंडल जी जो हमारे जिला के जिलाध्यक्ष भी हैं, कुमारखंड के सभी सम्मानित जिनकी भूमिका कुमारखंड के सामाजिक निर्माण में काफी रहता है, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन सबका और जो नीचे खड़े हैं जो जनप्रतिनिधि जिनकी अपनी अपनी भूमिका है और सभी यहाँ गांव पंचायत बिसार के, करवेली के, खुर्दा के, कुमारखंड के, जलवापट्टी के, केवटगामा के, राटा के, सभी जगह सभी पंचायतों के जो कुछ सम्मानित हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे लिए हमेशा आप सब अनुकरणीय हैं, हमारे लिए सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ है। मैं हमेशा कहता हूं कि सत्य के राह पर चलने में काफी कठिनाई होती है। हर आदमी के अपने जीने के तरीके हैं, आइडेंटिटी है, उसकी अपनी आइडियोलॉजी है। जरूरी नहीं है कि हम समझौतावादी आदमी बन करके हर आदमी की तरह, राजनीति में बहुत सारे संकट आते रहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं और अभी भी हम कई मौत के बाद, 4 मौत के बाद 4 घटना घट गई। कल एक महिलाओं को जलाकर में मार दिया गया, फिर हम उसके घर गए, फिर 2 आदिवासी मर गए, उसके घर गए। अभी हमको जाना है, 2 सगे भाई को रोसड़ा में हत्या कर दी गई। सगे दुकान से निकल रहा था और सहरसा में भी एक भाई की हत्या कर दी गई। हम दोनों जगह जाकर के फिर रात में लौटने की संभावना हो सकती है। इस तरह बगल में यहाँ झंझारपुर, वहां पर एक बहुत छोटे बच्चों को टुकड़ी टुकड़ी काट के फेंक दिया गया। अब सोशल मीडिया पर ट्रोल है। हम 4.5 साल हमने बिहार को दिया, देश को दिया। अब हमें लगा कि राजनीतिक जीवन में जितनी दुर्तई और दुष्टई है, मुझे कुछ पल अपने लिए भी देना चाहिए। तो हम 5 महीना, क्योंकि जिस तरह का देश है, दिल्ली है, पटना है, उसे कभी कभी बहुत ज्यादा अहंकार हो जाता है। अब मैं बार बार कहता हूं, इस दुनिया में अहंकार का कोई मतलब नहीं है, उसको विसर्जन करना चाहिए। हम ये मेला सिर्फ आम आदमी के लिए लगाते हैं। चलिए, कभी सिरवा मेला लगता था मेरे दादा के द्वारा, कभी बगल में एक मेला और यहाँ रामनवमी में लगता था, कभी बगल में करवेली में एक मेला लगता था। तो हमारे यहाँ 2-3 मेला की परंपरा थी और आज भी वो कहीं न कहीं प्रयास रहता है कि वो लगे, लेकिन वो औपचारिकता सी हो गई है। तो खुर्दा मेला की एक पहचान आम आदमी के जीवन के मुस्कुराहट के लिए यहाँ लोग जो आते हैं, जैसे मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शोभा थिएटर के मालिक जो आए हैं क्या, उनको भी, कि जिन्होंने राजगीर के बाद
और सिंहेश्वर के बाद उन्होंने खुर्दा को में थिएटर लगाने का एक प्रयास किया। मेला कई समावेशी विचार से लगता है और किसी न किसी बहाने लगता है। पूजा लोगों की एक जीवन की आराध्य शक्ति है। लोगों की मान्यता है अपने तरीके से हर तरह के पर्व को लोग मनाते हैं और उसी में एक खूबसूरती है सारी चीजों की। 20 तारीख से 30 तारीख तक ये मेला यहाँ रहेगा। 30 तारीख तक 31 तारीख तक शोभा थिएटर यहाँ चलेंगे। 24 और 26 को कार्यक्रम है। आज हमारे 180 प्लेयर कबड्डी के आए हैं पूरे बिहार से। हम कबड्डी के कोच सहरसा मधेपुरा के कोच जो मेरे अनुज हैं, उनके साथ पूरी टीम, उन्होंने जिस तरह प्रयास से खुर्दा में एक अगले बार भी कराने का प्रयास किया था और पुनः मैं चाहता हूं, मैंने अगले बार भी कहा था कि कई बड़ी पैमाने पर धीरे धीरे मेरा प्रयास है, लेकिन जो बिहार की स्थिति लगातार बनी रही उसमें कहीं ना कहीं हम बिहार के घटनाओं से, बिहार के कई परिस्थितियों से दूर नहीं हो पाए, जिसके चलते मेरा जो फोकस कुश्ती पर या कबड्डी पर या खेलों पर कई प्रकार का रहा। हम हमेशा मेरे मन में होता है कि एक प्रयास किया जाए, लेकिन हर दिन कोई न कोई नई घटना, हर दिन सामाजिक परिस्थितियां, हर दिन एक ऐसा जो व्यवस्था है सरकार की, जिस तरीके से बिहार या देश में लगातार कुछ न कुछ घटना घटित हो जाती है। और अभी पूरी दुनिया, जैसे इजराइल और हमास की लड़ाई में पूरी थर्ड वार की ओर हम लोग चल चुके हैं। कतर अलग है, ईरान, कतर से लेकर के सब लोग, और पूरी दुनिया। मैं कभी कभी कहता हूं कि ये दुनिया इतनी कमजोर है क्यों डरती है ये दुनिया किसी सही बात बोलने से। अभी 500 बच्चे मर गए। मुझे आश्चर्य होता है कभी कभी कि आखिर पूरी दुनिया कहती है कि मैं सुपर पावर हूं, भारत कहता है कि मैं सुपर पावर हूं, चाइना कहता है मैं सुपर पावर हूं, रूस कहता है मैं सुपर पावर हूं, यूरोप कहता है मैं सुपर पावर हूं, और डेवलप कंट्री कहता है कि मैं सुपर पावर हूं। मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि हम इतने कमजोर हैं क्यों। चारों तरफ चाइना, भूटान से लेकर, नेपाल से लेकर, बांग्लादेश से लेकर, बलूचिस्तान से लेकर, वियतनाम से लेकर, अंडमान निकोबार, पाकिस्तान से लेकर बेस बना चुका है भारत पर हमले के लिए। मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया का सबसे ज्यादा यदि कोई हमला करेगा भारत पर कभी, तो चाइना एक ऐसा मुल्क है जो भारत के खिलाफ खड़ी होगी। अब मुझको यह समझ में नहीं आता है कि हमारे भारत के नेता कभी इंटरनेशनल नेशनल पॉलिसी पर बात नहीं करते। मैं परसों 25 तारीख को मेरा इसी पर आर भारत में बहस है 10:30 बजे, पूरी इंटरनेशनल पॉलिसी पर। तो बस कौन फेरफार, अरे भाई रुका स्वागत जो, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि छोटी छोटी घटनाओं के चलते जिला परिषद के लोग खड़े हैं। तो हम चाहते हैं कि इस इलाके का कोसी कमिश्नरी, सीमांचल, जो एक व्यापक विकास की गति हो। मैं हमेशा से कहता हूं कि आम आदमी के जेब में जब इकोनॉमी नहीं होगी, अर्थ नहीं होगा, तो भारत सस्टेन नहीं करेगा, बाजार डेवलप नहीं करेगा। कोरोना में पूरी भारत की इकोनॉमी खत्म हो गई और 16,000 करोड़ रुपया अदानी की इकोनॉमी बढ़ गई। जब किसी के जेब में पैसा नहीं बचा, सारा व्यापार खत्म हो गया, तो अदानी को 16,000 करोड़ रुपया कोरोना में डेवलप कहां से कर गया। हमको अर्थजुगी की बात करनी चाहिए, इकोनॉमी के अलावा दूसरी कोई बात, कि हर व्यक्ति के जीवन में वन नेशन वन एजुकेशन। मैं हमेशा कहता हूं कि भारत में राजनीति का जगह नहीं हो, भारत में आर्थिक आजादी की बात होनी चाहिए, इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात होनी चाहिए, एजुकेशनल फ्रीडम की बात होनी चाहिए। कल भी हमारे पूर्णिया में बड़े आदिवासी की बैठक थी।
मिनिमम झारखंड और पूर्णिया बिहार लगा करके 850 जनप्रतिनिधि कल आए। हमने उनसे पूछा कि आपका एजुकेशन क्या है। 0.2% भी आदिवासी का एजुकेशन नहीं है। 3,000 3,500 से ज्यादा आदिवासी, 9,000 लगभग 9 करोड़ 82 लाख आदिवासी इस हिंदुस्तान में है, 10 करोड़ के लगभग, और 3,000 आदिवासी भी मुल्क में, पूरे देश में एक अच्छे पदों पर नहीं है। सबसे ज्यादा जिसकी सरकार है, जैसे स्टालिन आदिवासी के मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन आदिवासी के मुख्यमंत्री है। मेरी चिंता हमेशा रहती है कि हर व्यक्ति के, ये जो छोटा दुकान आया है, कि इसकी इकोनॉमी कैसे, इस पर कोई बोझ ना पड़े। हमारे गांव में कुछ लोग की आदत बन गई है। अब ये मैं गांव में क्या कहूं, मैं गांव के लोगों को कुछ कहना नहीं चाहता, ना मैं गांव में इंटरफेयर करना चाहता। जब हम कोसी सीमांचल आते हैं तो मैं अपनी मर्यादा में अपना लक्ष्मण रेखा लांघना पसंद नहीं करता, लेकिन मैं ये हमेशा कहता हूं कि आप दूसरों की जिंदगी में दखल मत दीजिए। आपको जरूरत है पैसे की, हम हर दिन 10 लाख रुपया बांटते हैं, आज भी 4 लाख बांट किया है। हमारे जीवन पर कोई असर, मैं सोचता भी नहीं हूं, मन में भी नहीं लाता हूं कि पैसा कहां बटा, क्या बटा। हमारे जीवन में कोई दखल ना दे। हमारे विचारों में दखल देने वालों के खिलाफ हम महाभारत से ज्यादा युद्ध लड़े। हमको किसी दुनिया का डर नहीं है, न पीएम का, न सीएम का, न भगवान का, न भीड़ का। हम भीड़ को कमजोर समझते हैं, जो दुनिया के लिए जीने की ताकत जिसके पास ना हो, जो दुनिया की मदद ना करता हो, जो दूसरों की जिंदगी में दखल देता हो, उससे ज्यादा कमजोर और कायर हो कौन सकता है। और वो भी पप्पू यादव को डराने लगे। ये मेरा संस्कार है कि मैं गांव में डर जाता हूं, ये मेरी कमजोरी नहीं है। हमारे बाप दादा ने हमें कमजोर पैदा नहीं किया, या हम जैसे पैदा हुए, जिस संस्कार में हम पले हैं, हमने दुनिया को चैलेंज किया। कुछ लोगों के मन में यदि कोई भावना हो तो निकाल दीजिए। मैं जिस दिन जो चाहा हूं वही किया हूं। चाहे 90 में हमने तय किया कि पूर्णिया और मधेपुरा को 23 घंटा बिजली दूंगा, पूरी सरकार एक तरफ थी, हमने दिया। हमने तय किया 91 में कि पूरे बिहार का मेडिकल सिस्टम ठीक होगा, चाहे अल्ट्रासाउंड हो, सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, जांच हो। लालू यादव का फोन आया हमको रात के 12:30 बजे। हमको लालू यादव जी ने कहा कि सरकार की ताकत नहीं जानते, आप पैरेलल गवर्नमेंट नहीं चला सकते हो। मैंने कहा मुझे शौक भी नहीं है पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की, आप एक बोर्ड कर दीजिए, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई जांच का, ताकि मनी में कोई डिफर नहीं करना चाहिए और लोगों को यह पता चलना चाहिए कि ये रेट फिक्स है। यदि नहीं होगा तो हम उस सिस्टम के खिलाफ हैं। 18 दिन पूरे बिहार के डॉक्टरों ने हड़ताल कर दिया, हमारे मन पर असर नहीं पड़ा। चारों तरफ फोर्स और हम 10,000 आदमी लेके सड़कों पर। उसी तरह कोचिंग के खिलाफ हमारे 2 आदमी मारे गए पटना में। राजेश टाइगर और झारखंडू की हत्या कर दी गई मेरे साथ के लोगों की, लेकिन हमने कोई समझौता नहीं किया। आज भी मेरी उम्र है, इस उम्र में पूरी दुनिया, पूरी सरकार एक तरफ सोई हुई थी, हम एक एक घर, कोई ऐसा घर नहीं था बिना सोए 13 दिन। मैंने सोचा भी नहीं, और कभी पटना में मैंने पूछा नहीं कि रात भर जब मैंने किसी के यहां ब्रेड, किसी के यहां आटा, किसी के यहां कुछ, किसी के यहां कुछ, हमने तो तब भी एक एक ट्रांसफार्मर अपने पैसे से दिए। हमने इस मधेपुरा को जितना भी मैंने कॉलेज, अस्पताल को मैंने बस दी या एम्बुलेंस दिया, वो निजी पैसे से दिया, सरकार के पैसे तो थे नहीं। या सरकार ने हमको पैसा तो दिया नहीं कि मैं हर ब्लॉक को, हर भी कुमारखंड में जो एक एम्बुलेंस चलती है वो पप्पू यादव का दिया हुआ। कॉलेज में जितने बस चलते हैं पप्पू यादव का दिया हुआ। पूर्णिया के हर गांव में ट्रांसफार्मर 90 में और पोल मैंने अपने जेब से पैसे लगा के, तब तक तो सरकार के पास कुछ नहीं थी, तो सिस्टम हम तब भी बदलना था। सिस्टम हम आज भी चैलेंज है मेरे लिए। आज भी तो पूरी दुनिया की कोरोना एक तरफ, पूरी दुनिया
कोरोना से डरी हुई थी, हम कोरोना को डरा रहे थे। कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसके अकाउंट में, मजदूरों के अकाउंट में 2000 रुपया नहीं भेजे। हम तो चाहते हैं हर आदमी की मदद करें, लेकिन आदमी नहीं चाहता। आदमी हमेशा सामाजिक। मैं आज सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा, हम आपसे अपेक्षा रखते हैं सहयोग की। आप वोट भाट की राजनीति से पप्पू यादव को मत आंकिएगा। हमें भी दोगलाई करने आता है। जो मंच पर है, जो नीचे है, इस बात को समझिए। जो दुनिया को देना नहीं जानता है, वो हमको दुनिया को पीएम सीएम क्या चैलेंज करेगा। जो कुकर्म के बीच में रहता है, इस देश में जितना ट्वीट हम पीएम के खिलाफ और सिस्टम के खिलाफ करते हैं, यह हैसियत इस दुनिया में किसी की भी नहीं होती। लेकिन मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, आपको आशीर्वाद देने में और मुस्कुराने में भी आश्चर्य। आपका दिल फेयर क्यों नहीं होता है? खुर्दा करबेली बेसारो जलवा पट्टी वाले, कुमारखंड वाले, आप जात खूब ढूंढिए ना। मुझे कोई लेना देना नहीं है आपके जात से। हम इंसानियत के लिए पैदा हुए हैं, हमें जात नहीं ढूंढना, और जात के आधार पर मुझे राजनीति नहीं करनी। जिसे करना वो करे। हम तो भीख मांगने जाते नहीं है। परिस्थितियां हीरो बनाती है ना, भीड़ हीरो बनाता है। डरा हुआ और अभाव में जीने वाला भीड़ किसी को हीरो क्या बनाएगा? 6000 रुपया कमाने वाला भीड़ किसी को हीरो और नायक क्या बनाएगा? 84 करोड़ 5 किलो अनाज में जीने वाला भीड़ किसी को हीरो क्या बनाएगा? हिंदू मुसलमान जात पात करने वाली यह देश किसी को हीरो क्या बनाएगा? 24 घंटा कभी भी विकास की बात नहीं करना, कभी भी दूसरों की बात नहीं करना, कभी भी दूसरों की जिंदगी को मुस्कुराने का अवसर नहीं देना। आपको क्या लगता है, यदि मैं आपको हाथ जोड़ के चला जाता हूं तो कमजोर हो गया? जिस दिन युद्ध होगा ना, उस दिन पता चलेगा आपको मैं लड़ता कैसे हूं। बस गलतफहमी में मत रहिए खुर्दा करवेली बेसार के लोग। मुझे अच्छा नहीं लगता है यह मेला में लोगों को साल भर जीने और कमाने के लिए देता हूं। ना बिजली, ना पानी, ना जमीन। सारी जमीन मैं पैसे से लेता हूं। पैसा देता हूं तब लोग जमीन देते हैं। आपको क्या लगता है बिना पैसे का कोई कुछ देता है? वो भी पप्पू यादव को। इसीलिए आप बेफिक्र रहिए। यहां सारे बुजुर्ग हैं। एक बार अर्जुन भूल चूक से मुखिया जी आशीर्वाद धृतराष्ट्र मुड़ी के सामने थे। अर्जुन पैर के पास बैठा था। कृष्ण की आंख खोली तो अर्जुन से पूछ दिया, कहो बात कहां ना हुआ। दुर्योधन ने गुस्से में आके कहा कि भ्राताश्री मैं पहले आया, पहले आप, मेरा आप पर अधिकार बनता है कि आप हमसे पूछें। तो अर्जुन ने कहा, सही कहा भ्राताश्री, पहले वही भाई ही आए हैं। जब पूछा कहो कहां ना हुआ तो उन्होंने कौरवी सेना मान ली। अर्जुन से पूछा तो उन्होंने कृष्ण को मान लिया। आपको जितना जात पात करना हो करिए, पप्पू यादव के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना। ना मैं डरता हूं आपके जात से, ना मैं डरता हूं गंदी राजनीति से। मुझे जितनी हिम्मत ईश्वर ने सत्य की दी है मैं वही करूंगा। आप आशीर्वाद दिए रखिएगा। सत्य के अलावे मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। मैं झूठ के सहारे और नींद पर इस जन्म में नहीं जीऊंगा। चाहे पूरा परिवार बिछड़ जाए, अलग हो जाए, अकेला हो जाए, मंजूर है। पप्पू यादव की जो विचारधारा और आइडेंटिटी है, मैं जिंदा उसी पे रहूंगा। अपने जीने के लिए गलत लोगों से इस जन्म में भी समझौता नहीं करेंगे। और आम और गरीब आदमी की जिंदगी और हर जात की विचारों की हिफाजत, हर धर्म का सम्मान, हर कास्ट का सम्मान, दुनिया की कोई ताकत किसी के जीवन में, किसी जात के जीवन में दखल देगा, वो पूरी लड़ाई पप्पू यादव की होगी।
हमारे जीते जी, चाहे वो किसी भी विचारधारा हो, सर्वश्रेष्ठ होगा। किसी का भी सम्मान पप्पू यादव से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा। इसीलिए इसराइल से भी, रामनगर से भी हम गार्जियन। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।